हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल कुमार शर्मा है। आई एम डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट बत्रा हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। आज हम डाइजेशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉमन बीमारी जिसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बोलते हैं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कब्ज को डिफाइन करने के लिए हम दो पैरामीटर देते हैं। यदि किसी को स्टूल की फ्रीक्वेंसी 3 दिन में 1 से कम है या उसका स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है, जिसे कि हम ब्रिस्टल स्टूल चार्ट द्वारा नोट करते हैं, तो इसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ओल्ड एज, यंग फीमेल, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ फाइबर इंटेक, एंड देन टी, एक्सेस कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफी। एंड इसको अब हम जानते हैं कि ये क्यों होता है। यदि बड़ी आंत या छोटी आंत किसी रुकावट की वजह से तंग हो गई हो तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे कि तंग होने की वजह बड़ी आंत में रुकावट, जैसे कि कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, टीबी और अन्य संबंधित बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरी तरह का कॉन्स्टिपेशन स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो स्टूल के ट्रेवल टाइम है बड़ी आंत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टूल नॉर्मल टाइम के पर रेक्टम में नहीं पहुंच पाता और वह बाहर नहीं निकाल पाता। दूसरा एक डिसऑर्डर होता है जिसे पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया बोलते हैं। इसके अंदर स्टूल तो बराबर टाइम पर रेक्टम में पहुंचता है, बट बिकॉज ऑफ इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेक्टम कॉन्ट्रैक्शन और एनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन स्टूल रेक्टम में ही फंसा रहता है और बाहर नहीं निकल पाता। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जिन लोगों को स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन है उनके अंदर अर्ज नहीं होगी, उनकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होगी और उनका स्टूल बहुत हार्ड होगा। जिनको पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया है उनको स्टूल तो बराबर होगा, लेकिन उनको एक बार जाने के बाद में सेटिस्फैक्टरी डेफिकेशन नहीं होगा। एक बार करने के बाद में उनको लगेगा कि बार बार उनको फिर से दोबारा जाना पड़ेगा। दे हैव टू स्पेंड टू मच टाइम इन द टॉयलेट एंड उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वह वहाँ एनल वर्ज पर कुछ ब्लॉकेज फील हो रहा है। कुछ लोगों को फिंगर से स्टूल निकालने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इन पहले सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं, फिर कुछ टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करते सबसे पहले हम ब्लड के टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर। कुछ लोगों में सीलिएक डिजीज की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके लिए हम टीटीजी एंटीबॉडी करके टेस्ट करते हैं। फिर एक सीटी स्कैन करते हैं और एक विशेष तरह का टेस्ट जिसे कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। कोलोनोस्कोपी के अंदर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब गुदाद्वार से बड़ी आंत में इंट्रोड्यूस की जाती है और इसकी बीमारियों को देखा जाता है। वहाँ देखा जाता है कि उनके अंदर की परत के अंदर कोई अल्सर तो नहीं है और कोई रुकावट तो नहीं है। पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया और डेफिकेटरी डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले एनोरेक्टल मैनोमेट्री की जाती है और इसको सब टाइप किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम रेक्टल पुश के अंदर है या एनल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन के अंदर। रेक्टल पुश के अंदर है तो बायोफीडबैक थेरेपी की जाती है। बायोफीडबैक थेरेपी में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि रेक्टम के अंदर एडिक्वेट प्रेशर जनरेट हो और एनल स्फिंक्टर का इनएडिक्वेट रिलैक्सेशन को रोका जा सके और उनके एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन और पैराडॉक्सिकल कॉन्ट्रैक्शन को कम किया जा सके। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि स्टूल का ट्रेवल टाइम कोलोन के अंदर कम किया जा सके, जिससे कि हम प्रोकाइनेटिक बोलते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिसके अंदर कोलोन की मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, उससे बाउल मूवमेंट हो, जैसे कि स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। यदि आप कब्ज से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे YouTube चैनल, Facebook, इंस्टा और वेबसाइट पे हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।